हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेस्ट अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पेपर को ध्यान रखते हुए ये क्लास बनाई जा रही है। यहाँ से वो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे जो कभी ना कभी एग्जाम हॉल का हिस्सा रह चुके हैं। यदि ये क्लास आप पढ़ रहे हो तो गारंटी है इस बात की कि आपको एग्जाम हॉल में सारे के सारे प्रश्न यहीं से आते हुए दिखेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे पहला मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया हुआ है द्विनिषेचन। यहाँ पर पहला प्रश्न यही आता है कि द्विनिषेचन क्या है। चलिए देखते हैं। द्विनिषेचन में निषेचन की क्रिया दो बार होती है। कितनी बार होती है? दो बार होती है। दूसरा, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण बनाता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर भ्रूण पोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण पोष बनाता है ना। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि द्विनिषेचन क्रिया कहां होती है। तब आपका आंसर होगा आवृतबीजी पादपों में या पुष्पी पादपों में। ये याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विनिषेचन क्रिया कहां होती है तो आपका आंसर होगा आवृतबीजी पादपों में या पुष्पी पादपों में, है ना। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहीं से, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है ना। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? तब आपका आंसर होगा पी महेश्वरी जी। कौन है? पी महेश्वरी जी। इसके बाद यहां पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिख रखा है परागकोश। परागकोश से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो परागकोश में क्या होता है, चार लघु बीजाणु धानी होती है। कितनी होती है? चार लघु बीजाणु धानी होती है ना। दूसरी बात, परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण, जिसे हम क्या करते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं, है ना। दूसरी बात क्या होता है, परागकोश जो होता है इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि परागकोश की सबसे आंतरिक परत, है ना, या फिर लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन होती है? टेपिटम होती है। ये क्या करती है? विकसित हो रहे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती है। विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती है। और परागकोश या बोल सकते हो लघु बीजाणुधानी में कुल कितनी परतें होती? तब आपका आंसर होगा चार परतें। कौन कौन? सबसे बार होती है एपिडर्मिस, फिर कौन होती है? एंडोथीसियम, फिर कौन होती है? मध्य परत, और सबसे अंतिम परत होती है टेपिटम। कौन होती है? टेपिटम। यहां पर एक पॉइंट ये और लिखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। आइए, यहां पर भी क्वेश्चन आपको एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। परागण पर पक्षी द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। घोंगा द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं? मैलेकोफिली। चींटी द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं? मर्मिकोफिली। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं? काइरेप्टेरोफिली। वायु द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं? एनेमोफिली। जल द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। जंतु द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं? जूफिली। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन सीधा आपको देखने को मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं भ्रूण कोश पर, है ना। भ्रूण कोश पर पहला प्रश्न यही बन जाता है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है और केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तब आपका आंसर होगा भ्रूण कोश 7 कोश की 8 केंद्र की होता है। कैसा होता है? 7 कोश की 8 केंद्र की। आप कहोगे सर 7 कोशिकाएं कौन कौन होती हैं? मैं बता देता हूं। तीन होती है आपकी प्रतिमुखी। कौन होती है? 3 होती है प्रतिमुखी। एक होती है केंद्रीय कोशिका। कौन होती है? केंद्रीय कोशिका, है ना, केंद्रीय कोशिका, है ना। और 2 होती है सहायक कोशिकाएं। कितनी होती है? 2 होती है सहायक कोशिका, है ना, सहायक कोशिका। और एक होती है आपकी अंड कोशिका। क्या होती है? अंड कोशिका। गिन लीजिए कितनी कोशिका हो गई? 3, 4, 6 और 1 7। आइए मैं केंद्रक बता देता हूं कैसे होते हैं केंद्रक 8 इसमें, है ना। केंद्रक कितने होते हैं? 8। आइए देखते 8 कैसे होते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाओं में कितने केंद्रक हो गए? 3। केंद्रीय कोशिका में कितने हो गए? 2। सहायक कोशिका में कितने हो गए? 2। अंड कोशिका में कितने हो गए? 1। तो 3, 2 5, 2 7,
और 1 8, है ना। तो इसलिए यहां याद रखिए 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना है। भ्रूण कोश में ही भ्रूणपोष बनता है और भ्रूण बनता है। कोई पूछे भ्रूणपोष और भ्रूण कहां बनता है, तब आपका आंसर होगा भ्रूण कोश में, है ना। फिर सुन लीजिए, भ्रूण कोश में ही भ्रूणपोष और भ्रूण बनता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भूलना नहीं है कभी भी, है ना, कि साल्विया और अंजीर में परागण किसके द्वारा होगा, सदैव आंसर होगा कीट द्वारा। किसके द्वारा परागण होता है, कीट द्वारा। कई बार बोर्ड एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं ये। आइए, दूसरा है अंड समुच्चय या अंड उपकरण किसे कहा जाता है। तो आप बताओगे ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना है। कितनी कोशिकाओं से, 3 कोशिकाओं से। एक होती है अंड कोशिका, 2 होती है सहायक कोशिका। एक होती है अंड कोशिका, 2 होती है सहायक कोशिका। अब आइए यहां पर जल परागित पादप कौन कौन है। जल परागित पादप कौन है, यहां से पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर उठा के देखिए आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जल परागित पादप मैंने 3 दे रखे हैं, यहां से जो भी आपको एग्जाम में दिखाई पड़े उसको लिख सकते हो, और यदि विकल्प में ना दिया गया हो तो 3 में से आप कोई लिख सकते हो। एक हाइड्रला है, दूसरा वेलिस्नेरिया है, तीसरा जोस्टेरा है। यदि आप कोई क्लास समझ में आई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसी क्लासें आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं, और आप लोग, मैं कह रहा हूं कि आप इस प्रकार की क्लासों को पढ़ते रहिए, है ना। कम समय है, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, और यदि आपको कुछ भी किसी प्रकार कोई भी समस्या हो तो बिना टाइम खराब किए हुए, आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।